हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। आज की इस लेक्चर में हम लोग 12th फिजिक्स में ऑप्टिक्स चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पिछले की वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे कि ऑप्टिक्स दो प्रकार के होता है। पहला रे ऑप्टिक्स और दूसरा को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हम लोग पूरा क्लास में समाप्त कर लिए थे। दूसरे भाग को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स से हम लोग आधा कवर किए थे और आधा बचा हुआ था। हम लोग प्रकाश के कणिका सिद्धांत, प्रकाश के तरंग सिद्धांत, प्रकाश के द्वारा जो घटनाएं घटती है, जैसे तरंगाग्र के बारे में पढ़ लिए थे। तरंगाग्र 3 प्रकार के होता है, उसके बारे में पढ़ लिए थे। यहाँ तक कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के फॉर्मूला भी हम लोग सिद्ध कर लिए थे तरंग सिद्धांत के आधार पर। हम लोग का स्टार्ट करना था प्रकाश के व्यक्तीकरण। तो आप लोग के मांग के आधार पर छोटा सा वीडियो लेके आए हैं प्रकाश के व्यक्तीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो समझने का आप लोग प्रयास कीजिए, वीडियो से हमेशा बने रहिए। यहाँ पे लिखे हैं सिंपल परिभाषा, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगे, मिनिमम 2 तरंगे लेना है या 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में चलकर एक दूसरे से अध्यारोपित होती है, यानी एक दूसरे से टकराती है, मिलती है, और जिस बिंदु पर मिलेगा तो उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने का मतलब कभी तीव्रता घटती है तो कभी बढ़ती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का व्यक्तीकरण। यहाँ से नोट पॉइंट बनता है कि प्रकाश के व्यक्तीकरण में ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, बल्कि पुनर्वितरण होता है। विनाश के मतलब ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होते रहता है प्रकाश के व्यक्तीकरण की घटना में। एक सिंपल परिभाषा है प्रकाश के व्यक्तीकरण में। शॉर्ट में इसका परिभाषा आप लोग याद कर ले रही है, एकदम सिंपल। जब कोई प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में चलकर मिलती है, टकरा जाती है या अध्यारोपित होती है, तो जिस बिंदु पर प्रकाश की तरंगे मिलेगी 2 या 2 से अधिक, तो उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कभी घट जाती है तो कभी बढ़ जाती है। अर्थात प्रकाश की तीव्रता कभी ज्यादा होगा तो कभी कम होगा। इसी घटना को यंग नामक व्यक्ति ने 1801 ईस्वी में नाम दिए थे प्रकाश के व्यक्तीकरण। किताबी भाषा के अनुसार भी परिभाषा बहुत सारे हैं कि समान कला में जब 2 या 2 से अधिक तरंगे चलती है, टकराती है, तो दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होना चाहिए, समान एंगल पर होना चाहिए। उस स्थिति में प्रकाश की तीव्रता मिलती है तो कहीं तीव्रता घटती है तो कभी बढ़ती है। ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। एक सरल भाषा में परिभाषा लिखी है कि प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होना ही कहलाता है प्रकाश के व्यक्तीकरण। एकदम सिंपल परिभाषा है। यह 2 प्रकार का होता है प्रकाश के व्यक्तीकरण, संपोषी व्यक्तीकरण और विनाशी व्यक्तीकरण। जब प्रयुक्त तर्क के आधार पर यह माना गया यंग नामक व्यक्ति के द्वारा, एक सिचुएशन में प्रकाश की तीव्रता घट रही थी, अब एक सिचुएशन में प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही थी। तो तीव्रता को घटने और बढ़ने के आधार पर प्रकाश के व्यक्तीकरण को 2 भागों में बांट दिया गया। तो पहला को नाम दिया गया संपोषी, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा को नाम दिया गया विनाशी व्यक्तीकरण, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि प्रकाश के व्यक्तीकरण को 2 भागों में बांटने का कारण क्या है, आप लोग को जवाब देना है कि प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होने के कारण कहीं तीव्रता बढ़ती है तो कहीं तीव्रता घटती है, और तीव्रता को बढ़ने और घटने के आधार पर इसको 2 भागों में बांट दिया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस एंगल पर तीव्रता बढ़ जाएगा और किस किस एंगल पर तीव्रता घट जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हेडिंग लिखे हैं संपोषी व्यक्तीकरण, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका डिफिनेशन लिखे हैं, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगे, 2 प्रकाश तरंगे मिनिमम 2 लेना है या 2 से ज्यादा ले सकते हैं, एक ही दिशा में चलकर एक ही दिशा में मूव करेगा, ये ना कि विपरीत दिशा में नहीं, एक ही दिशा में 2 या 2 से अधिक तरंगे चलकर अध्यारोपित होती है, मिलती है, टकराती है, तो प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है। तो इसी घटना को नाम दिया गया संपोषी व्यक्तीकरण कहते हैं। तो सिंपल भाषा में समझिए, मान लेते हैं यहाँ पे आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, इसको हम लोग x कहते हैं, इसको y कहेंगे, नीचे वाले को y डैश कहेंगे। तो इस सिचुएशन में मान लेते हैं कि पहला तरंग यहां से निकला, यहां से PW का मतलब हो जाएगा प्राइमरी वेव, इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक तरंग।
एस डब्ल्यू के मतलब हो जाएगा सेकेंडरी वेव, द्वितीय तरंग, और आर डब्ल्यू का मतलब होगा परिणामी तरंग, जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेव कहते हैं। तो पहला तरंग यहां से मिलेगा इस तरह से, और फिर दूसरा तरंग यहां से निकलेगा इस तरह से। जब दो तरंगे एक ही दिशा में मूव करे, यानी एक एक्सिस में ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा एक एक्स में जाएगा एक वाई में, तो उस स्थिति में प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगा नहीं, वो अलग घटना हो जाएगा, घट जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे विनाशी व्यक्तीकरण में। तब दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर मिलती है, प्राथमिक तरंग और द्वितीय तरंग। जब आपस में मिलेगा एक न्यू तरंग की उत्पत्ति होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग परिणामी तरंग के नाम से हम लोग जानते हैं, रिजल्टेंट वेव कहते हैं। और रिजल्टेंट वेव के परिणामी तरंग के द्वारा जो आयाम है, इसको हम लोग कैपिटल ए से सूचित किए हैं। A1 है, एक मतलब पहला तरंग का आयाम, A2 है, एक मतलब दूसरा तरंग का आयाम। आयाम के बारे में हम लोग लाइट के बेसिक के जब पढ़ रहे थे परिभाषा, वहां पे पूरी तरह से फिगर के बारे में समझाए थे। अब बोले थे आप लोग को याद करके रख ले रहिए, प्रकाश के व्यक्तीकरण में हम लोग यूज करेंगे। अब उन सभी फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करना है। ये वीडियो नहीं देखे होंगे, हम लिंक दे देंगे वीडियो में, आप लोग जाके वहां पे देख लीजिएगा। तो A1 का मतलब पहला तरंग का आयाम, यानी प्राथमिक तरंग का आयाम, जिसको प्राइमरी वेव कहते हैं। A2 के मतलब सेकेंडरी वेव, यानी द्वितीय तरंग का आयाम। और जब पहला तरंग और दूसरा तरंग किसी माध्यम एक ही दिशा में मूव करेगा, एक ही दिशा में जाएगा, तो किसी बिंदु पर दोनों आपस में टकरा जाती है, और टकराने के कारण उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है। और तीव्रता अधिक होने के कारण इसको नाम दिया गया संपोषी व्यक्तीकरण। तो संपोषी व्यक्तीकरण फिगर यह याद करना है, कहीं भी अगर ऐसा फिगर दिखाई दे तो समझ लेना है कि संपोषी व्यक्तीकरण का फिगर है। तो यहाँ पे दो तरंग है, दो तरंग मिलेगा तो तीसरा तरंग बनेगा, और तीसरा तरंग का आयाम सबसे अधिकतम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे हैं ए मैक्सिमम इक्वल टू A1 प्लस A2। आगे हम इस फॉर्मूला को प्रूव भी करेंगे कि ए मैक्सिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे हैं ए मैक्सिमम को, यानी ए को क्या बोलेंगे परिणामी तरंग, A1 को क्या बोलेंगे प्राथमिक तरंग का आयाम, A2 को बोलेंगे द्वितीय तरंग का आयाम। तो एक सिंपल सा फिगर था यहाँ पे संपोषी व्यक्तीकरण का, आप लोग समझने का प्रयास करिए। और जो वीडियो बढ़िया से एक बार और पुनः रिपीट करके देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। 11th क्लास में एक चैप्टर था ध्वनि और तरंग, वहां पे भी इस तरह से पढ़ना था। ध्वनि का भी अध्यारोपण होता है, प्रकाश का अध्यारोपण होता है। अब दोनों सिचुएशन में ध्वनि की अलग घटना घटती है, प्रकाश के उधर अलग घटना घटती है। तो इतना उतारिए, आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा परिभाषा था, पूछता एग्जाम में प्रकाश के व्यक्तीकरण 2 नंबर में लिख लेना है, नोट पॉइंट याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ भी है। संपोषी व्यक्तीकरण के पूछेगा तो सिंपल परिभाषा लिख कर फिगर बना देना है, और यह याद कर ले रहना। इसमें बहुत सारे भी नोट पॉइंट है, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। इतना आप लोग उतारिए। तो आइए दूसरा हेडिंग लिखते हैं विनाशी व्यक्तीकरण, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सिंपल डिफिनेशन लिखे हैं, जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में विपरीत दिशा में चलकर अध्यारोपित होती है तो प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, तो उसे विनाशी व्यक्तीकरण कहते हैं। यहां पे भी दो या दो से अधिक तरंग लेना है, लेकिन एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलकर टकराती है, अध्यारोपित होती है, मिलती है। और जिस बिंदु पर टकराएगा या अध्यारोपित होगा या मिलेगा, तो उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता सबसे कम जाती है, यानी चमक घट जाता है, जिसके कारण इस घटना को नाम दिया गया विनाशी व्यक्तीकरण। जैसे ये पूरा को मान लेंगे वाई एक्सिस, इसको मान लेंगे एक्स एक्सिस से, तो मानते हैं कि प्राथमिक तरंग एक बार नीचे गया, फिर कहाँ जाएगा ऊपर, यानी निगेटिव से कहाँ जाएगा पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से निगेटिव, फिर इसी तरह से लगातार आगे मूव करता रहेगा। फिर ऊपर से यानी पॉजिटिव से कहाँ आएगा निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, इस तरह से। तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इसको मान लेंगे प्राथमिक तरंग, यानी प्राइमरी वेव कहते हैं। इसको क्या मान लेंगे सेकेंडरी वेव। अब प्राथमिक के तरंग और द्वितीय तरंग एक दूसरे को जब मिलेगा, एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करते हुए, तो वहां पे प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। तो उस स्थिति में नाम देंगे विनाशी व्यक्तीकरण। जैसे दो तरंग आपस में मिलेगा, प्राथमिक और द्वितीय, समझने का प्रयास कीजिएगा।
तो दोनों तरंग मिलेगा तो परिणामी तरंग जो बनेगा दो तरंगों मिलने के बाद वह सबसे कम जाती है। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे शो किए, तो वह लगभग लगभग एक्स एक्सिस के ही समानांतर हो जाती है। इस स्थिति में यहाँ पे जो ए बनेगा, तो ए का मतलब, कैपिटल ए का मतलब हो जाएगा परिणामी तरंग का आयाम, जो लगभग लगभग शून्य के करीब हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश की तीव्रता निम्नतम हो जाती है। इसीलिए इसको बोलते हैं विनाशी व्यक्तीकरण। नोट पॉइंट नंबर 1 लिखे, ए इक्वल टू A1 माइनस A2, और संपोषी में हो जाएगा ए इक्वल टू A1 प्लस A2। यहाँ पे तीव्रता क्या होगा, घट जाएगा, यहाँ पे तीव्रता बढ़ जाएगा। तो कैपिटल ए को बोलेंगे परिणामी तरंग का आयाम, A1 को मतलब प्राथमिक तरंग का आयाम, A2 का मतलब द्वितीय तरंग का आयाम। यहाँ पे तीव्रता घटेगा, वहां पे बढ़ जाएगा। तो दोनों में कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा, आई समानुपाती कितना होगा, आयाम के वर्ग के स्क्वायर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को हम लोग पिछले के वीडियो में ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग पढ़े थे। तो आई समानुपाती कितना, ए स्क्वायर। तो इसको जब समानुपाती को हटाएंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा के, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर। अब के को क्या मान लेना है, कांस्टेंट मान लेंगे। अब के को कांस्टेंट मानेंगे तो के के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1। तो आई बराबर सूत्र हो जाएगा ए के स्क्वायर। यह फॉर्मूला याद कर ले रही है, हम यूज करेंगे। अब पिछले के वीडियो में जब लाइट के डिफिनेशन बताए तो वहां पे कुछ हम लोग प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग मानकर हम लोग कलांतर, पथांतर, कोणीय आवृत्ति, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य, प्रकाश के आवर्त काल से संबंधित हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला को डिस्कशन किए थे। जे नहीं देखे होंगे उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, हम वीडियो में लिंक दे देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आई इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर। जब ए का मान निकालेंगे तो इधर स्क्वायर है तो इधर में क्या हो जाएगा, रूट में। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो रूट अंडर कितना आई, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो यह सब दोनों फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, याद कर ले रहिएगा। तो एक छोटा सा परिभाषा था विनाशी व्यक्तीकरण के, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरी नहीं है। कोई पूछे कि विनाशी व्यक्तीकरण के मतलब तीव्रता कम, असंपोषी व्यक्तीकरण के मतलब तीव्रता ज्यादा, और तीव्रता कम और ज्यादा होने की घटना क्या कहलाएगा, प्रकाश के व्यक्तीकरण। यंग नामक व्यक्ति के द्वारा 1821 में प्रयुक्त तर्क के आधार पर प्रूफ किया गया, और उसमें बहुत सारे रिजल्ट आया। अब यहां से क्या पढ़ना है कि संपोषी व्यक्तीकरण और विनाशी व्यक्तीकरण को दोनों को मिलाकर जब प्रयोग किया गया, एक गणितीय विश्लेषण किया गया प्रकाश के व्यक्तीकरण के, और वहां से दो फॉर्मूला निकाली गई, मैक्सिमम आयाम बराबर और मैक्सिमम तीव्रता बराबर। अब यह दोनों फॉर्मूला संपोषी में भी काम करेगा और विनाशी में भी काम करेगा। अब उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो आप लोग इतना उतारिए, आगे बढ़ते हैं। तो आइए हेडिंग देते हैं, प्रकाश के व्यक्तीकरण के गणितीय विश्लेषण। अब हम लोग सिद्ध करने वाले हैं, यंग नामक व्यक्ति के द्वारा एक फॉर्मूला प्रूफ की गई थी। यह फॉर्मूला संपोषी व्यक्तीकरण में भी लागू होगा और विनाशी व्यक्तीकरण में भी लागू होगा। अब जानते हैं कि फॉर्मूला को यंग नामक व्यक्ति ने किस तरह से प्रूफ किए थे। थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। यंग नामक व्यक्ति ने इस फॉर्मूला को दो तरह से प्रूफ किए थे, एक वेक्टर के आधार पर फॉर्मूला को प्रूफ की जाती है, एक लॉन्ग विधि है साइन थीटा के आधार पर प्रूफ की जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें साइन थीटा को न बताकर हम वेक्टर विधि के द्वारा हम बताएंगे आप लोग के, तो थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे लिखे है कि माना कि समान आवृत्ति के दो तरंगे, यानी यहाँ पे मिनिमम दो तरंग लेना है और दोनों के फ्रीक्वेंसी बराबर लेना है। तो माना कि समान आवृत्ति के दो तरंगे एक्स अक्ष की दिशा में, यानी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में नहीं, एक्स एक्सिस में गतिशील है, जिसका आयाम A1 और A2 है और जिसके बीच का कलांतर फाई है। तो यंग के अनुसार हम जानते हैं कि यानी जब दो तरंग यहां से लेंगे और दोनों तरंग एक्स एक्सिस से मूव करेगा, तो पहला तरंग का आयाम हो जाएगा A1 और दूसरा तरंग का आयाम कितना होगा, A2। अब पहला तरंग और दूसरा तरंग जब एक्स एक्सिस में एक दिशा में चलकर अध्यारोपित होगी तो तीसरा तरंग बनेगा, जिसको बोलते हैं परिणामी तरंग। अब परिणामी तरंग के द्वारा जो आयाम बनेगा उसको कैपिटल ए से सूचित करेंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं कैपिटल ए लिखे हैं।
अब एडिशन ऑफ वेक्टर का नियम क्या कहता है यहाँ पे कि जितना दूरी हम a1 को लेंगे इतना इसी को समानांतर यहाँ पे फिक्स करना है। वेक्टर का रूल से पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। इसी तरह से यहाँ पे a2 है, इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे, एक समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। अब यहां से क्या करना है कि COA, ये जो फाई है जिसको हम लोग कलांतर कहते हैं, तो यह एंगल BAD के बराबर होगा। और जब बराबर हो जाएगा तो यहां से क्या करना कि O और A को आगे बढ़ाएंगे D बिंदु तक, क्योंकि B से एक लंब डालेंगे। अब कोई के मन में भी प्रश्न होगा सर लंब क्या डाल दें, इसलिए डाले क्योंकि यंग नामक व्यक्ति ने जो फॉर्मूला प्रूफ कर रहे थे उन फॉर्मूला को इतना प्रोसेस तुमको लेके चलना पड़ेगा तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फिर वही लॉन्ग विधि है, 2 पेज में जाएगा, 2.5 पेज में, और उतना एग्जाम में फॉर्मूला याद रहेगा नहीं, भूल जाइएगा आप लोग। तो एकदम सिंपल विधि है, इसको याद के लिए रहिए। एडिशन ऑफ वेक्टर का यही फिगर है। A1 का मतलब पहला तरंग का आयाम, A2 का मतलब दूसरा तरंग का आयाम, और कैपिटल A के मतलब परिणामी तरंग का आयाम। यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिए हैं। तो कोई कहेगा फाई क्या है, तो A1 A2 के बीच का एक कोण है जिसको हम लोग बोलते हैं कलांतर, फाई से डिनोट करते हैं। तो आइए यहाँ पे अब सीखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ADB में, यहां से लेकर चलेंगे ADB में, इसको हम फाई माने तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि लंब डालें तो 90 डिग्री बनेगा। अब 90 डिग्री के सामने वाला A और B क्या कहलाएगा, कर्ण। और यह फाई के सामने वाला लंब कहलाएगा, जो बच जाएगा तो आधार होगा। तो यहां से लिखेंगे लंब बटा कर्ण किसका होगा, साइन का होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे साइन फाई इक्वल टू तो DB यानी लंब बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना होगा AB, तो यहाँ पे लिख देंगे AB। तो इसको मान पुट कीजिए तो हो जाएगा साइन फाई, DB का मान हमें पता नहीं है तो सेम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे DB, AB का मान पता है तो A और B का मान कितना है A2, तो यहाँ पे लिख देंगे A2। तीसरा तीसरी गुना करिए, तो तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो हो जाएगा DB इक्वल टू कितना A2 साइन फाई, यानी DB का मान निकल गया। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग A2 साइन फाई। अब यहां से निकालना है AD का मान, तो फिर लेके चलेंगे पुनः लंब बटा कर्ण। अब लेकर चलेंगे आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण किसका होता है, कॉस का होता है। तो यहाँ पे लेकर चलेंगे कॉस फाई इक्वल टू तो कितना होगा AD, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग AD अब बटा कितना AB, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस फाई। AD का मान हमें पता नहीं है, सेम लिख देंगे AD। AB का मान पता है कितना है A2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे A2। तीसरा तीसरे गुना करेंगे तो AD इक्वल टू हो जाएगा A2 cos फाई। हम AD का मान निकल गया तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बढ़िया से इसको स्पष्ट रूप से कि A2 cos फाई। अब दोनों का भुजा का मान हमें पता हो गया। अब लेकर चलेंगे बड़ा त्रिभुज में, किसमें, O से जाएंगे D पर, D से जाएंगे B पर, या B से आएंगे O पर, O से कहाँ आएंगे D पर। यहाँ पे लिखेंगे, डेरिवेशन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ODB में, ODB में बड़ा त्रिभुज में लेके चल रहे हैं, आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए। O से जाएंगे D पर, D से जाएंगे B पर, तो O से D और B में लेके जाएंगे तो यहाँ पे एंगल जो 90 डिग्री बन रहा है यानी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला O और B क्या कहलाएगा, कर्ण। क्यों, क्योंकि BOD में लेके चलेंगे तो अल्फा कोण के अनुसार यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे लंब कहते हैं, और इसको आधार कहेंगे और इसको कर्ण कहेंगे। तो पाइथागोरस पर में है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर कौन हो जाएगा, OB। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग OB के स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर, फिर लिखेंगे लंब का स्क्वायर, लंब कितना होगा DB। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग DB का स्क्वायर अब प्लस
ओडी का स्क्वायर, तो ओडी का स्क्वायर यह हो गया पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं को वर्गों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पे ओ और डी है तो दो भागों में टूट जाएगा, तो ओ अब ए अब प्लस ए और डी ये हमेशा बराबर होगा ओ और डी के। तो यहाँ पे मान पुट करना है, तो यहाँ पे पुट करेंगे ओ बी के स्क्वायर इक्वल टू डी बी, तो लिखेंगे डी बी के स्क्वायर प्लस ओ डी, तो ओ डी को दो भाग में तोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे ओ ए अब प्लस कितना हो जाएगा ए डी, तो लिख देंगे ए डी, अब पूरा के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यह टूट जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो यहां से हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर। अब मान रखिए यहाँ पे ओ बी, तो ओ और बी, ओ बी का मान कितना है ए, तो यहाँ पे लेके चलेंगे ए, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब कितना है डीबी, डीबी का मान कहाँ है डीबी, डीबी का मान कितना है ए टू साइन फाइव, तो यहाँ पे लिखेंगे ए टू साइन फाइव के पूरा के क्या करेंगे स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर ओ ए है तो ओ ए का मान कितना है ए वन, तो यहाँ पे लिख देंगे ए वन, अब प्लस क्योंकि यहाँ पे प्लस है, फिर लिखेंगे ए डी, तो ए डी का मान कितना है ए टू कॉस फाइव, चाहे तो यहां से मान लीजिए या तो यहां से मान लीजिए, दोनों सेम ही आया कंडीशन में, तो ए टू कितना हो जाएगा, तो ए टू हो जाएगा कॉस फाइव के पूरा के क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, पूरा के होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, इसको अब तोड़ते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, ए स्क्वायर इक्वल टू, ये टूटेगा तो हो जाएगा ए टू के स्क्वायर, और फिर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव, इसको ए मान लीजिए, इस ए टू कोस फाइव को बी मान लीजिए, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ेंगे तो प्लस, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग ए वन के स्क्वायर, अब प्लस ए टू के स्क्वायर, तो दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, तो ए टू के स्क्वायर अब फिर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना फाइव हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, फिर लिखेंगे यहाँ पे कितना प्लस टू ए बी, तो हो जाएगा टू ए का मान कितना हो जाएगा ए वन, और बी का मान कितना हो जाएगा तो ए टू कॉस फाइव हो जाएगा। अब इसको तोड़ देना है, अब फिगर से कोई मतलब नहीं, आप लोग पीछे वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। देखिए तोड़ते हैं, ए के स्क्वायर इक्वल टू ए टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, अब प्लस इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, इसको तोड़ेंगे ए वन के स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए के जगह पर ए वन हो जाएगा, अब बी के जगह पर कितना होगा ए टू कॉस फाइव हो जाएगा, अब प्लस बी के स्क्वायर, इसको पूरा को बी माने हैं तो लिखेंगे ए टू के स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा। अब क्या करना है कि ए टू का स्क्वायर यहाँ पे भी है, अब ए टू का स्क्वायर यहाँ पे भी है, दोनों को एक साथ लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे ए टू के स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर फाइव, इसको यहाँ पे लिख दीजिए प्लस में, तो प्लस लिखेंगे तो ए टू के स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाइव, और सेम टू सेम लिख देंगे ए वन के स्क्वायर अब प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। अब यहां से कॉमन जो निकलेगा उसको कॉमन निकाल लेना है, तो ए टू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे तो साइन स्क्वायर फाइव, अब प्लस क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर फाइव, इसको सेम लिख दीजिए ए वन के स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं त्रिकोणमिति में,
कि साइन स्क्वायर फाइव अब प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1, तो 1 में चेंज हो जाएगा। तो मेरा लास्ट इक्वेशन आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ए2 के स्क्वायर अब प्लस ए1 के स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। यह मेरा फाइनल सूत्र आ गया। इसी फॉर्मूला को यंग नामक व्यक्ति ने प्रूफ किए थे। अब इस फॉर्मूला के या तो लॉन्ग ब्रिज से प्रूव करिए या वेक्टर ब्रिज से प्रूव करिए, दोनों में सिचुएशन में रिजल्ट सेम आएगा। अब इसको अरेंज कर लेना है, अगर ए के मान निकालेंगे तो यह रूट में चल जाएगा, तब प्लस में है तो ए1 को पहले लिख देते ए2 को बाद में, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए1 के स्क्वायर अब प्लस ए2 के स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे परिणामी तरंग, परिणामी तरंग का आयाम, और फाई को बोलना है कलांतर। फाई को क्या बोलेंगे? कलांतर। ए1 का मतलब होगा पहला तरंग का आयाम, ए2 का मतलब होगा दूसरा तरंग का आयाम। अब यह फॉर्मूला को आप लोग हमेशा याद करके रख ले रहिएगा, क्योंकि आगे जितना भी कंसेप्ट है पढ़ना है, समपोषी व्यक्तीकरण अविनाशी व्यक्तीकरण के अनुसार जो फॉर्मूला निकलेगा सब इसी पर निकलेगा, जो ट्रिपल स्टार लगाए हैं। या इस फॉर्मूला का यूज करेंगे या तो यह फॉर्मूला का यूज करेंगे, और दोनों फॉर्मूला सेम है, तो इसको रूट में कर दिए हैं। यह होता गणितीय विश्लेषण प्रकाश के व्यक्तीकरण का। अब इतना फॉर्मूला का प्रूव करने के लिए बहुत सारे ढेर स्टूडेंट के प्रॉब्लम होता है कि सर इतना लॉन्ग बता दिए। एकदम सिंपल है, वेक्टर विधि के द्वारा है, हल्का सा खाली बेसिक फॉर्मूला यूज हुआ है, साइन स्क्वायर फाइव या प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू, बाकी सब सेम हो जाएगा। तो आप लोग इतना उतारिए, आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट नंबर 1, तो यहाँ पे लिखते हैं हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े ए इक्वल टू रूट अंडर ए1 के स्क्वायर ए2 के स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। अभी जस्ट पढ़े, इसी को अगर रूट इधर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रूट है इधर लेके चलेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो a1 के स्क्वायर a2 के स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 हो जाएगा। अब यहां से एक हम लोग सूत्र पढ़े थे, क्या पढ़े थे आप लोग ध्यान दीजिए, I इक्वल टू ए के स्क्वायर, यानी जो आयाम होगा वह हमेशा I के बराबर, कब? जब A पर स्क्वायर करेंगे तब, यानी आयाम का वर्ग तरंग की तीव्रता के बराबर होता है। ऐसे समानुपाती में होता है, लेकिन हम लोग कांस्टेंट लगाकर इसको हटाकर बराबर करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर की जगह पर, अगर मान लो कि a1 है तो यहाँ पे लिख देंगे i1, और यहाँ पे लिख देंगे a1 के स्क्वायर। a2 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे i2, तो यहाँ पे कितना होगा a2 के स्क्वायर। अगर मान लो कि क्यू रहता तो क्यू लेके चलते, ऐसे पुट करेंगे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर किसके बराबर है? आई के, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो आई इक्वल टू a1 है a1 का स्क्वायर, तो a1 के स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे i1 प्लस a2 के स्क्वायर है तो a2 का स्क्वायर जगह पे क्या लिखेंगे i2, अब प्लस कितना लिखेंगे 2। अब है कि सर a1 के जगह पे क्या लिखेगा, तो यहाँ से a1 का मान जब यहां से निकालेंगे तो यहाँ से a1 के मान निकालेंगे तो स्क्वायर इधर में क्या हो जाएगा रूट में, यानी क्या लिख सकते हैं रूट अंडर i1। उसी तरह से इसका मान निकालेंगे तो और कर लेते हैं, तो यहाँ पे a2 का मान निकालेंगे तो a2 के स्क्वायर है इधर रूट हो जाएगा, तो यहाँ से रूट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा i2 हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट कीजिए a1 है तो अब a1 किसके बराबर होगा रूट अंडर i1, तो यहाँ पे लिख देंगे रूट अंडर कितना i1। अब यहाँ पे गुना, यानी तो लिख देंगे गुना यहाँ पे, तो a2 किसके बराबर है रूट अंडर i2 के, तो लिख देंगे रूट अंडर कितना i2। अब यहाँ पे कितना है cos 5। अब यह फॉर्मूला हमको बनकर
तैयार हो गया। अब इस फॉर्मूला को भी आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब इस फॉर्मूला के आधार पर इस आई को बोलते हैं परिणामी, परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता। यह दोनों फॉर्मूला हम लोग समपोषी व्यक्तीकरण और विनाशी व्यक्तीकरण में यूज करेंगे। अब यहां से निकलेगा चार फॉर्मूला, यहां से भी निकलेगा और चार फॉर्मूला यहां से भी निकलेगा। अब इन दोनों फॉर्मूला के आधार पर जो आगे स्टेटमेंट पढ़ना है, जो थियोरी आएगा, फॉर्मूला आएगा, अब उसके आधार पर यहां से न्यूमेरिकल चलेगा। तो आप लोग इतना उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए हेडिंग देते हैं संपोषी या रचनात्मक व्यक्तीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसा कि हम लोग अभी जस्ट फॉर्मूला प्राप्त किए हैं कि गणितीय विश्लेषण के माध्यम से व्यक्तीकरण की फॉर्मूला हम लोग आयाम और तीव्रता बराबर सूत्र प्राप्त करनी। अब उन दोनों फॉर्मूला को हम लोग संपोषी व्यक्तीकरण में और विनाशी व्यक्तीकरण में लागू करेंगे और यहां से देखेंगे कि अब हमें आगे क्या क्या सूत्र प्राप्त होगा। तो जैसा कि यहाँ पे डिफिनेशन लिखे हैं, थोड़ा सा पॉइंट है, किसी बिंदु पर संपोषी व्यक्तीकरण में प्रकाश तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, जिसके लिए cos फाई इक्वल टू +1 लेते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद के लिए रहिएगा। संपोषी व्यक्तीकरण को रचनात्मक व्यक्तीकरण कहते हैं। और जब दो तरंगे एक ही दिशा में जब मूव करती है, तो इस स्थिति में जिस बिंदु पर दो तरंगे आपस में मिलेगा, तो उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। अधिकतम होने के कारण यहाँ पे cos फाई का मान 1 लेते हैं, इसलिए क्योंकि आयाम बराबर और तीव्रता बराबर। दोनों सूत्र में हम लोग cos लास्ट में जो एंगल आया था, cos फाई आया था, अब वही cos फाई हमें डिसाइड करेगा कि किस किस एंगल पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगा और किस किस एंगल पर प्रकाश की तीव्रता निम्नतम होगा। जैसा कि आप लिखे हैं कि हम जानते हैं कि cos फाई इक्वल टू कितना लिखे हैं, +1। तो अब यह चेक करेंगे कि फाई का मान कितने कितने डिग्री पर +1 का मान होता है। तो यहाँ पे लिखे चले हैं, तो फाई को क्या बोलते हैं, कलांतर कहते हैं। तो लिखेंगे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, लगातार ऐसे बढ़ते जाना है। पाई के मतलब यहाँ पे लेना है 180 डिग्री लेना है। अब कोई कहेगा सर हम तो 0 डिग्री का खाली पढ़े थे, ये सब तो पढ़ना ही नहीं है। तो आप लोग गणितीय माध्यम से आप निकाल सकते हैं कि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई का मान कितना होता है cos में। यदि आप लोग से कोई पूछे कि cos से 4 पाई का मान कितना होगा, +1, cos 10 पाई का मान कितना होगा, +1, cos से 100 पाई का मान कितना होगा, +1। जितना सम संख्या में होगा और पाई लगाते जाएंगे उस सब का वैल्यू कितना होगा, +1। तो कलांतर का मान हो गया। इतने एंगल पर जब दो तरंगे एक ही दिशा में गमन करेगा और आपस में टकराएगा, तो उस एंगल पर प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिकतम पाई गई, अकॉर्डिंग टू यंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा। इसमें कॉमन ले लिए हैं कलांतर बराबर 2n पाई। n का मान पुट करेंगे यहाँ पे, जहां लिखे हैं, जहां n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहां तक, अनंत तक। इसमें पुट करते जाएं तो इतना मान निकलते जाएगा। जैसे यहाँ 0 पुट करेंगे, ये पूरा का 0 बना देगा। 1 पुट करेंगे तो गुना करेंगे कितना होगा, 2 पाई, 2 पुट करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। 3 पुट करेंगे 3 दूना 6 पाई, 4 पुट करेंगे 4 दूना 8 पाई। लगातार इस सम संख्या में एंगल निकलते जाएगा। तो आपसे कोई पूछेगा ये एंगल के मतलब, तो बोलना यह है कि जब दो तरंगे एक ही दिशा में गति करती है, तो इतने इतने एंगल पर, यानी जो एंगल यहाँ पर शो किए हैं, इस एंगल पर जब दो तरंगे आपस से मिलेगा तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा कि संपोषी व्यक्तीकरण या रचनात्मक व्यक्तीकरण में कलांतर बराबर सूत्र कितना होता है, 2n पाई। n के जगह पर कहीं कहीं m भी लेते हैं, x भी लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यह फॉर्मूला याद कर लेना है कि संपोषी या रचनात्मक व्यक्तीकरण में कलांतर बराबर सूत्र कितना होता है, 2n पाई होता है। यहां से कॉमन निकालेंगे। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखे हैं कि संपोषी व्यक्तीकरण की पथांतर, तो पथांतर बराबर सूत्र क्या होता है, λ/2 पाई। और क्या होता है, कलांतर। तो कलांतर का मान यहाँ पे निकाले हैं 2n पाई, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 2n पाई। तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, कितना हो जाएगा, n लेमड़ा। तो पथांतर वाला सूत्र होगा n लेमड़ा। तो 2 सूत्र हमें प्राप्त हो गया।
पहला संपोषी व्यक्तिकरण के कालांतरवाद सूत्र कितना होगा 2n पाई, एग्जाम की दृष्टि से दम भी यही है। फिर पथांतरवाद सूत्र कितना होता है n लेमडा। अब n का मान है 0 1 2 3 लेके कहां तक अनंत तक जाएंगे तो इतने एंगल पर तरंग दैर्घ्य निकलेगा। अब उस स्थिति में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मानी गई। तो यहाँ पे लिखे हैं तीसरा पॉइंट में कि ए मैक्सिमम, यानी जो हम लोग संपोषी व्यक्तिकरण जो हम लोग यहाँ पे कलांतर और पथांतर निकाले संपोषी व्यक्तिकरण में, उस सिचुएशन में जो आयाम बराबर जो सूत्र हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं √a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई, तो यहाँ पे cos फाई का मान कितना लेंगे 0 डिग्री। हम 0 डिग्री भी ले सकते हैं, 2 पाई भी लिख सकते हैं, 4 पाई भी, 6 पाई भी, 8 पाई, क्योंकि इतने एंगल पर cos का मान कितना होता है 1 होता है। तो सपोज डेट हम 0 डिग्री लेकर चल रहे हैं, यहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे तो ए मैक्सिमम इक्वल टू √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कितना cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा। तो पूरा तो 1 बना देगा, तो हो जाएगा ए मैक्सिमम इक्वल टू √a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। तो ये फॉर्मूला पर टूट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे लिख दे a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस a2। आप लोग याद कर ले रहिएगा, ये तीसरा फॉर्मूला आ गया कि संपोषी व्यक्तिकरण की जब घटना घटेगी तो उस स्थिति में मैक्सिमम आयाम बराबर सूत्र कितना होगा तो a1 प्लस a2, जो शुरू में हम लोग लिखे थे। अब इस पे न्यूमेरिकल पूछ देता है 1 नंबर के, हम कराएंगे यहाँ पे। फिर लिखे तीव्रता बराबर सूत्र हम लोग प्राप्त किए थे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √i1 कितना cos फाई। अब लोग पीछे जाके देखिए समझ में आएगा। यहाँ पे मैक्सिमम लिखे हैं कि हमें तीव्रता मैक्सिमम चाहिए, तो एंगल कितना लेंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री पुट करेंगे तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आ जाएगा तुम्हारा ए मैक्सिमम इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √i1 I2। अब इसको फॉर्मूला पर तोड़ देंगे √i1 प्लस √i2 के होल स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो रूट में हो जाएगा, तो √i मैक्सिमम इक्वल टू √i1 प्लस √i2। तो ये भी फॉर्मूला आप लोग याद कर ले रहिए, और ये भी फॉर्मूला आप लोग याद करके रख ले रहिए। तो संपोषी व्यक्तिकरण में 4 फॉर्मूला हमें प्राप्त होती है। पहला कलांतर बराबर, पथांतर बराबर, ए मैक्सिमम बराबर, आई मैक्सिमम बराबर। कलांतर बराबर कोई सूत्र पूछे तो 2n पाई बोलना है, पथांतर का सूत्र पूछेगा तो n लेमडा बोलना है, ए मैक्सिमम बराबर सूत्र पूछेगा तो a1 प्लस a2 बोलना है। अब तीव्रता बराबर मैक्सिमम अधिकतम मान पूछेगा तो √i1 प्लस √i2 के होल स्क्वायर पूछना है। तो यह था दोस्त संपोषी व्यक्तिकरण की कहानी। अब एक छोटा सा वीडियो था यहाँ पे। अब इसी वीडियो में हम प्रयास किए आप लोग को समझाने के लिए, आप लोग बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग क्लास में इसके बारे में पूछ लीजिएगा, हम एक एक करके डिस्कशन कर देंगे। जो न्यू स्टूडेंट होंगे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होंगे तो आप लोग पीछे वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, हम उसको और समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इतना उतारिए। तो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं विनाशी व्यक्तिकरण। अब आते हैं दूसरा हेडिंग देते हैं विनाशी व्यक्तिकरण। हम लोग संपोषी में पढ़ लिए कलांतर बराबर सूत्र क्या होता है, पथांतर बराबर सूत्र क्या होता है, ये मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, और आई मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। विनाशी व्यक्तिकरण में जस्ट खड़े उल्टा समझ लेना है कि किसी बिंदु पर विनाशी व्यक्तिकरण में प्रकाश तरंग की तीव्रता निम्नतम होती है, वहां पे अधिकतम था, जिसके लिए cos फाई का मान कितना लेते हैं -1। लेकिन क्यों, क्योंकि cos से का मिनिमम वैल्यू 180 डिग्री पर होगा, जिसका वैल्यू -1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू कितने डिग्री पर 0 डिग्री पर होता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि तो cos फाई इक्वल टू कितना लेंगे -1। अब यह चेक करेंगे कि फाई का मान कितने कितने एंगल पर -1 होता है। तो यहाँ पे फाई का मान लिखे पाई, cos पाई का मान कितना होगा -1, cos 3 पाई का मान कितना -1, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, इसी तरह से 13 पाई, 15 पाई, 17 पाई, 21 पाई। जितना विषम संख्या में पाई लगा देंगे उस सिचुएशन में cos का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसमें कॉमन निकालेंगे तो कलांतर इक्वल टू हो जाएगा
2n प्लस 1 पाई, क्योंकि n का मान 0 1 2 3 4 5 अनंत तक लेंगे। अब ये वाला मान इसमें पुट करेंगे तो इतना वैल्यू हमें आते रहेगा। इतने इतने एंगल पर जब दो तरंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करते हुए, गति करते हुए अध्यारोपित होगा, टकराएगा, संपर्क में आएगा, तो इतना एंगल पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाएगा। यानी पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर, 7 पाई पर, 9 पाई पर, 11 पाई पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। तो यहां से फॉर्मूला बन गया कि विनाशी व्यक्तीकरण की कालांतर वाला सूत्र कितना होता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई। यह फॉर्मूला याद कर ले रही है। फिर लिखे कि विनाशी व्यक्तीकरण की पथांतर, तब पथांतर वाला हमें सूत्र पता है, लेमडा बटा 2 पाई कालांतर। तो कालांतर का मान आ गया, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो 2n प्लस 1 के सेम लिख दिए, लेमडा यहाँ पे लिख दिए, 2 को यहाँ पे लिख दिए। तो विनाशी व्यक्तीकरण की पथांतर बराबर सूत्र आ गया 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। अब यह दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछता है कि विनाशी व्यक्तीकरण की कालांतर बराबर सूत्र कितना होगा, पथांतर बराबर सूत्र कितना होगा, संपूसी में कालांतर बराबर सूत्र कितना होगा, पथांतर बराबर सूत्र कितना होगा। तो आप लोग बढ़िया से वीडियो को देखिए, नोट कॉपी पर उतारिए और अध्ययन कीजिए और एग्जाम दीजिए, पास हो जाइएगा। फिजिक्स हार्ड नहीं है, इतना मान लीजिए। सरल भाषा में समझने का प्रयास कीजिए, कोई ज्यादा लैंग्वेज इधर उधर करने की जरूरी नहीं है। अब यहां से आगे देखते हैं, ए मिनिमम इक्वल टू रूट अंडर a1 के स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई, जो हम लोग फॉर्मूला प्राप्त किए थे गणितीय विश्लेषण के द्वारा, वह पुट कर देंगे। अब यहाँ फाई का मान कितना लेंगे, 180 डिग्री। संपोषी में कितना लिए थे, 0 डिग्री। तो 180 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे तो cos 180 का मान कितना होगा, -1। तो यहाँ पे पूरा -1 हो जाएगा, यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो a1 के स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2 a1 a2 फॉर्मूला बन जाएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तो तोड़ देंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये मिनिमम बराबर सूत्र हो जाएगा a1 माइनस a2। तो बन गया विनाशी व्यक्तीकरण में आयाम बराबर सूत्र। आपसे कोई पूछे तो a1 माइनस a2, जो शुरू हम लोग लिखे थे परिभाषा जब लिख रहे थे संपोषी व्यक्तीकरण विनाशी व्यक्तीकरण का, यही सूत्र लिख रहे थे। अब बोले थे कि आगे हम सिद्ध करेंगे। कुछ वैसा पॉइंट होता है दोस्त कि जहां पे लिखते हैं ना वहां पे जरूरी बताना नहीं होता, फिर आगे जैसे डेरिवेशन आप लोग पढ़िएगा ना ऑटोमेटिक वहां पे एडजस्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो घबराना नहीं है, आराम से समझिए, इस चैनल से बने रहिए और हम प्रयास करेंगे और बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने के लिए। जैसा जैसा ट्रेन की मांग हो रहा है उसके अनुसार हम वीडियो बना रहे हैं। एक जानकारी और दे देते हैं, जो न्यू स्टूडेंट है तो हम किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, 3-4 को कोचिंग से जुड़े हुए हैं। तो कुछ स्टूडेंट को जो टॉपिक में डाउट होता है तो उन सभी डाउट को लेकर आते हैं और यूट्यूब के माध्यम से हम समझाने का, आप लोग के बताने का प्रयास करते हैं। जैसे न्यू बैच आएगा हम शुरू से कंटिन्यू लाइट और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को पढ़ेंगे। न्यू स्टूडेंट के लिए संकेत दे देते हैं, सूचना दे देते हैं। आप लोग चैनल से बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये मिनिमम इक्वल टू, तो वही फॉर्मूला हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos फाई। यहाँ पे मिनिमम लगा दिए क्योंकि एंगल का मान 180 लेंगे, 180 पर cos का मान मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, -1 होगा, पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसको भी उसी तरह से पुट करेंगे, रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 के पूरा होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो इतना रिजल्ट हमें आ जाएगा इस तरह से। तो यह स्क्वायर इधर करेंगे तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर I मिनिमम इक्वल टू रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2। यह था संपोषी व्यक्तीकरण और विनाशी व्यक्तीकरण में कालांतर, पथांतर, मिनिमम और मैक्सिमम का फॉर्मूला था। आप लोग बढ़िया से वीडियो को देखिए, नोट कॉपी पर उतारिए और इससे संबंधित जितना भी व्यक्तीकरण से संबंधित हम पॉइंट बताए हैं सब एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कहीं भी अगर मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। इतना आप लोग उतारिए।